कि संसद में ज्ञान दे चुके हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज्ञान दे चुके हैं और दुनिया के 108 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इनके पैर छू चुके हैं और अभी आपके मोहल्ले में आ रहे हैं ज्ञान देने के लिए। आप नहीं लेंगे तो फिर क्या जीवन है आपका? परसुएट कर रहा है कि आ जाना, प्लीज आ जाना भाई, देखो प्लीज आ जाना, है ना, जरूर आना। ये परसुएट कर रहा है आपको। फिर आप चल ही रहे थे, अचानक किसी ने पर्चा हाथ में थमा दिया। उसमें कचौड़ी की नई दुकान खुली है पास में, ऐसी कचौड़ी की लोगों की उंगलियां पतली हो गई हैं खाने के बाद, इतना उंगली चाटी है कि उंगली पतली हो गई है उनकी, ऐसा ज्ञापन दिया है। फिर आपको लग रहा है कि भैया तो खाना होगा और इसी बहाने उंगलियां साफ हो जाएंगी, तो वही चलते हैं खाते हैं। सब परसुएशन है। टीवी ऑन किया, न्यूज देख रहे थे, बीच में अचानक आ गया कि आपको ये समस्या है, कि आपको ये हो गया है, तो एक बार ये ट्राई कीजिए। याद नहीं रहता है, पढ़ते हैं कि तो भूल जाते हैं। शंख पुष्पी पी के देखिए, आपको लगा अच्छा यही प्रॉब्लम थी, आज जाके समझ में आया कि शंख पुष्पी पीनी, इसलिए याद ही नहीं रहता है। फिर अब तुरंत गए शंख पुष्पी लाने के लिए। फिर किसी ने बताया कि आपकी शादी इसलिए नहीं हुई कि आप सांवले हैं, तो गोरेपन की क्रीम लानी होगी उसके लिए। फिर आप जैसे लेने गए तब तक वहां देखा कि उसे बताया गोरेपन की क्रीम लड़कियों की अलग होती है, मर्दों की अलग होती है। लड़की वाली क्रीम लगाते हो, इसी लड़की जैसे हो गए तुम, मर्दों वाली क्रीम लगाओ। शाहरुख खान बता रहे हैं, तो आपने मर्दों वाली गोरेपन की क्रीम ली वहां से, उसको पोता अपने मुंह पे परिणाम वही का वही, ढाक के 3 पाते, लेकिन कम से कम आपको लग रहा है कि प्रयास तो किया। ये सारे विज्ञापन, सारे भाषण, अगर न्यूज भी एक खास टच के साथ है, वैचारिक टच के साथ है वो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लास। ये जो क्लास होती है, मेरी या किसी की भी क्लास, ये परसुएशन का एक बड़ा स्वरूप है। 3 घंटे तक आपको घेर के बिठा लेते हैं और 3 घंटे में आपके विचारों पर इतने हमले कि लहूलुहान होके थोड़े बहुत विचार बदल के आप लौटते होंगे। लगभग हर रोज दशमलव में चेंज हो जाता होगा, हर रोज थोड़ा बहुत। और ये भी जो हो रहा है ना, जलियांवाला बाग टाइप से हो रहा है, घेर के बिठा लिया है और उसके बाद एक बंदूक वाला आदमी लगातार गोलियां बरसा रहा है आपके ऊपर। तो ये परसुएशन है, समझ गए? तो एक वाक्य में किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए सजग रूप से किए गए सभी प्रयासों के समूह का नाम है परसुएशन। स्पष्ट हो गया? परसुएशन क्यों फेल होता है, इसके 5 कारण ये हैं। बेशक आपसे ये पूछे व्हाई डज परसुएशन फेल, या पूछें कि किसी की अभिव्यक्ति को बदलने के प्रयास में क्या बाधाएं आती हैं, दोनों का उत्तर सेम होता है, एक ही आंसर होता है दोनों का। तो क्या उत्तर है? पहला है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी को थोड़ा ज्यादा परसुएट कर दिया, कई बार लोग परसुएट थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं, और जैसे ही आप किसी को ज्यादा परसुएट करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मेरी स्वाधीनता खतरे में है, मेरी चिंतन की स्वाधीनता, मेरी निर्णय की स्वाधीनता खतरे में है। और देखिए, व्यक्ति को ना जब तक उसका पेट ना भरा हो तब तक बात अलग है। पेट भरे व्यक्ति को सबसे ज्यादा रुचि अपनी स्वाधीनता में होती है। खाली पेट है तो सबसे ज्यादा रुचि रोटी में होती है। पेट भरने के बाद सबसे ज्यादा रुचि अपनी स्वाधीनता में, वो नहीं छोड़ना चाहता स्वाधीनता। इसे जो बच्चे दिल्ली आते हैं ना, पहले रोते कि नहीं जाएंगे मम्मी, नहीं जाएंगे मम्मी, हम कैसे रहेंगे दिल्ली, मम्मी मम्मी कहते बेटा जाओ पढ़ो, नहीं मम्मी गए दिल्ली 3 दिन भाग के आए थे, नहीं मम्मी रहा नहीं जा रहा, वहाँ तो छोटी छोटी गलियां हैं, पड़ोस में नाला है, कैसे रहेगा मम्मी। फिर पापा आते हैं, लात मार के बिठाते हैं यहाँ पर कि अगर 10 दिन तक है ना हाथ तोड़ दूंगा। फिर बच्चा 10 दिन किसी तरह से गुजारता है रोते पीटते, और 6 महीने बाद उसके बाद मम्मी कहती बेटा आ जाओ 1 दिन के लिए। मम्मी यहाँ बहुत बिजी हूँ मम्मी, क्लास चल रही है, लगातार पार्क में क्लास चल रही है, क्या करूँ मम्मी रोज रोज क्लास चल रही है मम्मी, क्या करूँ। जो बच्चा दिल्ली आने को तैयार नहीं था, अब दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं। यहाँ से जाता है 6 दिन के लिए, सेकंड डे बोलते मम्मी एक्स्ट्रा क्लास लगी, जाना पड़ेगा। वहाँ मन ही नहीं लग रहा, किससे बात करें? उस लेवल कोई है नहीं जो लेवल चाहिए आपको, किससे बात करें? ये होता है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि वहीं उसी माहौल में वापस आ जाए जिस माहौल से आप गए थे। तो स्वाधीनता, क्योंकि यहाँ क्या मिलती है? स्वाधीनता मिलती है। घर जेल है, हॉस्टल स्वाधीनता है, वहाँ 3-4 दोस्त हैं, गैंग है पूरा। खाना क्या बनेगा हम तय, घर तय नहीं कर सकते, टिंडा ही बनेगा। खाओ टिंडा चुपचाप, नहीं खाओगे 2 और खाओगे साथ में। तो यहाँ टिंडा कोई बना के देखे? हॉस्टल में संविधान लिखा है कि टिंडा असब्जी घोषित किया जाता है। वो अनुच्छेद 17 है, टिंडे को सब्जी नहीं माना जाएगा, बात खत्म हो गई। अब टिंडा सब्जी है ही नहीं, तो आपने घोषणा कर दी। ये जो आज़ादी है ना, मौज मस्ती आज़ादी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए गलियां छोटी हो, नाले की बदबू आती हो, 1000 समस्याओं के बाद भी जो चीज़ है आज़ादी, उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए अगर किसी को परसुएट करो, अच्छा परसुएटर किसी को परसुएट करते हुए उसकी आज़ादी छीनने का भाव नहीं लाता है। हमेशा बोले आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए, आपकी चॉइस है, मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ जहाँ तक मेरी राय है वो ये राय है, इस तरह से बात करता है। जो गधे किस्म के परसुएटर्स हैं, आज़ादी छीन लेते हैं सामने वाले की। नहीं यही ठीक है, यही ठीक है बेटा, ये ठीक है, जैसे देखो ये ठीक है ना मेरा, ये ठीक है ना। तो बच्चा बोलता है ऐसे मम्मी अब मैं जिंदगी भर कुमार रहूंगा, इससे शादी नहीं करूंगा। इस स्थिति को रिएक्टेंस कहा गया है। विरोध पैदा हो जाता है। आप किसी दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए आपने कहा मोबाइल दिखाओ मुझे, किसका? ओप्पो का मोबाइल दिखा दो। दुकानदार को ओप्पो में कमीशन कम मिलता है, उससे ज्यादा मिलता है वीवो में। अब उसको बेचना वीवो है, आपको आपका इंटरेस्ट जा भाड़ में, उसको वीवो बेचना है। समझदार को तो पता क्या बोलेगा? ओप्पो चाहिए, हाँ लीजिए ओप्पो, ये वाला लीजिए। आप कहेंगे ओप्पो में कौन से? ये सारे मॉडल ओप्पो में कौन सा लेंगे? आपने कहा अच्छा तो लग रहा है, कौन सा लूँ आप बताइए। सर मुझसे मत पूछिए, मुझसे पूछेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। आपको जिज्ञासा हो गई, आपने कहा मतलब नहीं सर छोड़िए, लीजिए ना, ठीक है ठीक। आपने नहीं बताओ, अरे सर ओप्पो बेकार है, बाकी आपका चॉइस है ना, वही लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो नहीं पूछा, ठीक से बताओ। सर ओप्पो की कंप्लेंट इतनी आती है ना, 100 लोग ले जाते हैं, 80 वापस ले जाते हैं, इतनी समस्याएं इसमें आती हैं। फोन तो वीवो है, लेकिन आपको ओप्पो पसंद है, ओप्पो ले लीजिए। अब फाइनली कौन सा बिकेगा? वीवो, क्योंकि इसको अदा है। अदा नहीं हो, क्या बोलेगा? आप कहेंगे ओप्पो तो क्या सर, ओप्पो में कुछ नहीं रखा, वीवो ले लो। कह रहे ओप्पो दिखाओ, अरे सर ओप्पो में कुछ नहीं रखा, बकवास फोन है, वीवो अच्छा लीजिए। कह रहे मर जाऊंगा पर वीवो नहीं लूंगा। समझ गया? ये जो विरोध का भाव आता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, क्योंकि इसमें स्वाधीनता खतरे में पड़ गई, ये भाव आता है।
समझ गए? जब पेरेंट्स रिश्ता दिखाएं तो कैसे रिएक्ट करना है? बोलेंगे बेटा रिश्ता है, हमें अच्छा लग रहा है, तुम बताओ। तो पहला जवाब क्या देना है? मम्मी आप कह रहे हैं ठीक ही होगा, मम्मी देखना क्या है, मम्मी जो आपको ठीक लगे देख लीजिए। पहला जवाब ये देना है। इस मतलब हाँ नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं बोलने की अच्छी शुरुआत है। फिर माँ बोलेगी बेटा बस देख तो लो। फिर आप कह रहे देख के, मम्मी कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी, देख लो मम्मी जैसा आपको ठीक लगे। और एक बार क्या बोलना, कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, ठीक है मम्मी। मम्मी नहीं बेटा सही से बताओ क्या, छोड़ दो मम्मी, आपने पैदा किया, परवरिश की है, मैं कैसे कैसे, ठीक है मम्मी ठीक है। अब मम्मी खुद ही लड़ जाएंगी आपके फेवर में कि मेरी बच्ची का मन नहीं कर रहा, ऐसे शादी कर दोगे इसकी, सवाल ये। और जहाँ पे मम्मी ये क्या बात हुई, मैं जेल में पढ़ती हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं आपने। मैं अच्छा इधर जरा चिमटा उठा के जो चिमटा सुपाई उसके बाद तेरे से पूछेंगे हम शादी से पहले, हमारे खानदान में आज तक नहीं पूछा गया। परसुएड करने के लिए ना सामने वाले को महसूस करवाइए कि आप उसे समर्थन कर रहे हैं। समर्थन की मुद्रा में हल्का हल्का दशमलव में विरोध करते करते कितनी खुशी होगी कि बताओ ऐसी करूंगी, ऐसे ही करो, नोट बना लो इस बात के, ठीक है। चलिए दूसरा है फोर वार्निंग। फोर वार्निंग का मतलब ये होगा कि अगर आप किसी को परसुएड करने वाले हैं और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि आप उसे परसुएड करने वाले हैं तो वो कभी नहीं होगा। इसका मतलब है सामने वाले को, सामने वाला मतलब जिसको परसुएड करना है, सामने वाले को एहसास हो जाना कि आप उसे परसुएड करने वाले हैं। कभी एहसास मत होने दीजिए, जहां एहसास हुआ मामला खत्म। रैंडमली कीजिए, अचानक कीजिए, ऐसे घेर के नहीं। साइकोलॉजी में कहावत है, टू बी फोर वार्न्ड इज टू बी फोर आर्म्ड। इसका अर्थ समझाता हूं, पहले समझिए क्या इसका मतलब हुआ। जैसे पेरेंट्स जो गधापन करते हैं कई बार, जैसे उनकी बेटी बड़ी हो गई है, शादी के लिए हानि कर रही है, तो एक दिन लड़की को बुलाया, बेटा एक बार घर आ जाओ। बेटी कह रही पापा दिल्ली में पढ़ाई होती है, कैसे आ जाऊँ? पापा ने बेटा दादाजी ना आखिरी सांसें गिन रहे हैं, आना ही होगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? दादाजी पिछले 6 साल में 6 बार आखिरी सांस गिन चुके हैं, हर बार लौटाते हैं क्या करें? बेचारी फिर चलेगी, क्या पता इस बार आखिरी वाली आखिरी सांस हो। गई वहां, दादाजी स्वस्थ एकदम बैठे। और जब बेटी आ गई, उससे कहा बेटा मुंह हाथ धो लो फिर बात करेंगे। तो मुंह हाथ धोया, फिर बुलाया बेटा ड्राइंग रूम में आ जाओ। ड्राइंग रूम में घुसी, देखा सामने दादा दादी, पापा मम्मी, ताऊ ताई, चाचा चाची, यहाँ तक कि बड़ा भाई बड़ी बहन सब सीरियस बैठे हुए हैं। अब कुछ कहने की जरूरत बची है? अब जैसे इसने देखा, बात शुरू होने से पहले इसके दिमाग में क्या जवाब दूंगी, कैसे रोकना है, कैसे खारिज करना है, ये दिमाग में आना शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन हो जाता है, एकदम किले की तरह मजबूत हो जाता है। फिर सबसे बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा हम सब सोच रहे थे, समझिए क्या एक ही बात सोचते हैं बेरोजगार लोग, क्या सोचते हैं उसके अलावा, कि बेटा तुम्हारी उम्र 22 साल हो गई, हमारे खानदान में आज तक कोई 14 के ऊपर निकला था, तुम 22 की हो गई हो। गली मोहल्ले के लोग पूछते हैं कि शादी कब होगी, उन्हें क्या जवाब दें? तो बेटी कह रही उन्हें क्यों जवाब देते हो, ऐसे लोगों से बात ही क्यों करते हो, अच्छे लोगों से बात करो। नहीं बेटा समाज भी कोई चीज़ होती है, तुम तो सामाजिक हो नहीं, हमें तो समाज को झेलना पड़ता है, समाज में हमारी साख है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, 40 साल में अर्जित की है, मजाक थोड़ा है। यही सब ड्रामा होता है घर में। अब ये लड़की लगातार आर्गुमेंट सोच रही है, इसको इतना स्पेस मिल गया आर्गुमेंट सोचने का कि आज तो कुछ भी हो जाए ये तैयार होगी ही नहीं, क्योंकि इसको पूरा टाइम मिल गया सोचने का। परसुएशन का सही तरीका चुपचाप अचानक घूम रहे थे दादा सामने, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं ऐसे घूम रही, अच्छा अच्छा आओ चलो घूमते हैं, और सुनाओ क्या हाल चाल, दिल्ली में सब ठीक, चलो भाई चलो, अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, शादी वादी मत करना भी। इसको क्या हो गया दादाजी को? यहाँ से बात शुरू होगी, आधे घंटे में छोरी तैयार हो जाएगी शादी के लिए। और जहाँ आपने पीछे पड़ के कहा, जिसके एकदम एंटीना खड़ा हो जाएगा एकदम कि 8 बुड्ढे बैठे, मनहूस बैठे, एंटीना। और अब ये 4 वार्न्ड है, पूर्व चेतावनी मिल गई, और 4 आर्म्ड हो गई, पहले से हथियार इकट्ठे कर लिए हैं। टू बी 4 वार्न्ड इज टू बी 4 आर्म्ड। पहले चेतावनी मिल जाने का मतलब होता है पहले से हथियार तैयार कर लेना। और ऐसे व्यक्ति को आप परसुएड नहीं कर सकते, कितना भी जोर लगा दीजिए, जो पहले से चौकन्ना है। सामने वाला चौकन्ना ना हो पाए, ये आपकी पहली कंडीशन है, और उसे परसुएड ठीक से करना है। तीसरी स्थिति तब होती है जब कोई व्यक्ति सिलेक्टिव अवॉइडेंस की स्थिति में आ जाता है। ये और कठोर स्थिति है। इसमें क्या होता है, देखिए आप जिन एटीट्यूड्स को लेकर बहुत फिक्स हैं, बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, पर आपको डर भी लगता है, भाई जो पक्का सांप्रदायिक है, पक्का जातिवादी है, उसे भरोसा बहुत रहता है। मैंने मूर्खता में आत्मविश्वास चरम स्तर का होता है। जब तक उसे कोई कायदे का आदमी सवाल पूछने वाला नहीं मिलेगा, वो सुपर आत्मविश्वास में रहता है, एकदम झंडे गाड़ देगा आत्मविश्वास से। जिस दिन किसी ने 4 सवाल कायदे के पूछ लिए तथ्यों के साथ, उस दिन उसको लगता है कि बाप रे फंस गया आज तो। लेकिन वो अपना एटीट्यूड चेंज करना चाह नहीं रहा, मान लीजिए, तब वो क्या करेगा? ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सिलेक्टिवली चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, और इसका नाम है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। जहां भी ऐसे तथ्य तर्क या विचार या तथ्य तर्क विचार देने वाले व्यक्ति सामने आएंगे जो उनके एटीट्यूड्स को चैलेंज कर सकते हैं, ये क्या करेंगे? उनको अवॉइड करेंगे, उनसे दूरी बनाएंगे। तो प्रभावित करने वाले तर्कों से या तथ्यों से दूरी बना लेना। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे एक मुस्लिम मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा कि जो बकरीद बनाते हो खराब नहीं लगता है? बेचारा बकरे ने क्या गलती की है, मार देते हो उसको। मुझे लगा कोई तार्किक जवाब आएगा अच्छा से। उससे क्या कहा, अरे अल्लाह जाने हम क्या जाने इसमें। उसको पता है कि इस प्रश्न का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको अवॉइड करना जरूरी है किसी तरह से। और अवॉइडेंस का फार्मूला क्या है? अल्लाह। हम क्या जाने, हम तो इंसान है, अरे इंसान है, अल्लाह ने सोच समझ के किया होगा।
और अगर मैं उससे 4 बार सवाल पूछ लूँगा, 5वीं बार क्या करेगा, रास्ता बदल लेगा कि यार सवाल बहुत पूछता है। और जहाँ आप सवाल पूछेंगे दुविधा होती है आदमी को, और दुविधा बुरी स्थिति है। कोई नहीं चाहता दुविधा में रहना, लोग चाहते हैं सहज रहना, कि मैं जो करता हूँ, अच्छा बुरा जो करता हूँ वो ठीक है, मैं इसी विश्वास से जी लूँ, ये मेरे लिए संतोष के लिए आवश्यक है। तो जिन तर्कों से, जिन पत्रिकाओं से, जिन लेखों से, जिन अखबारों में ऐसे विचार छपेंगे जो चैलेंज करते हैं, वो अखबार छोड़ देगा, मैगजीन नहीं पढ़ेगा और इनसे दूर भागेगा, वो टीवी चैनल नहीं देखेगा। जो भक्त काइंड के लोग हैं, मेरे 3-4 दोस्त हैं, बड़े पक्के बड़े भक्त हैं सरकार के, एनडीटीवी देखते ही नहीं। उनको पता है कि ये ठीक नहीं है चैनल, ये चैनल ही ठीक नहीं है, क्योंकि जब देखते हैं उनको तनाव होने लगता है। तो सबसे अच्छा है चैनल बंद रखो। कौन सा देखो? जी टीवी देखो, जी न्यूज़ देखो, हाँ जी न्यूज़, और आज तक देख लो, वो भी ठीक है। और जो जो तोड़ी बजा रहे हैं ना, उन सबको देखो। और वो कौन सा है, रजत शर्मा वाला जो है, हाँ वो सब देखो, उसको देख के शांति मिलती है। हाँ जो भी नाम मुझे नहीं पता था, उसको देख के शांति मिलती है। और यदि कोई एंटी गवर्नमेंट है, वो इन सबको नहीं देखेगा, उसको एनडीटीवी ही पसंद आएगा। ये स्थिति है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। इसका अगला स्तर है बायस्ड एसिमिलेशन। जब दिमाग और ज्यादा खराब हो जाए तो स्थिति होती है बायस्ड एसिमिलेशन की। भाई अच्छा लगा? वंस मोर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई एटीट्यूड है, आप मेरी क्लास में बैठते हैं, मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे उस एटीट्यूड पे हमला हुआ, और आपको लग रहा है कि नहीं यार वो तो मेरे जीवन का आधार है, उसे मैं कैसे चेंज कर लूं। तो आप क्या करेंगे? मेरी उन बातों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे जिन बातों से असर पड़ता है उस विशेष बात को लेकर। तो ऐसे तर्कों, तथ्यों, विचारों को अवॉइड करना जो आपके एटीट्यूड को चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्टिव अवॉइडेंस। आप मुझे अवॉइड नहीं कर रहे, आप मेरे सारे विचारों में से कुछ खास चीजों को सिलेक्ट करके अवॉइड कर रहे हैं। तो ये क्या स्थिति है? सिलेक्टिव अवॉइडेंस। इसकी अगली स्थिति जो आ जाएगी वो होगी बायस्ड एसिमिलेशन। इसका मतलब ये होगा कि जब कोई आपके एटीट्यूड्स को प्रभावित करना चाहे और आप उन एटीट्यूड्स को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, नहीं चेंज करना चाह रहे, सामने वाला तर्क दे रहा है, तथ्य भी दे रहा है, तथ्य प्रस्तुत कर रहा है आपके सामने, कि डेटा है, देखो ना ये डेटा है, ये आर्गुमेंट्स हैं, आप उन आर्गुमेंट्स का जवाब देने की हालत में हो नहीं, तथ्य को चैलेंज कर नहीं सकते हो। अंत में डिफेंस मैकेनिज्म, खुद को बचाने का एक ही सुरक्षात्मक तरीका बचता है कि आप जो व्यक्ति परसुएट कर रहा है उसकी नीयत पर शक करना शुरू कर दे, और आप कहें कि जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वह खुद पक्षपाती है, जेन्युइन नहीं है। तो परसुएडर जो है, प्रभावित करने वाला जो व्यक्ति है, उस पर शक करने लगना। जैसे कोई अगर भक्त ये कहे कि एनडीटीवी है, तो ऐसे दल्ला चैनल है, तो ये है, तो वो चैनल है, तो इसने तो पैसे ले रखे मोदी के खिलाफ बोलने के लिए। अब क्या हुआ? अब उस पर क्या बता रहे हैं इससे मतलब नहीं, आपने चैनल को ही खारिज कर दिया। और इसका रिवर्स किसी लेफ्टिस्ट से पूछिए कि भाई आज तक, अरे यार आज तक तुम चैनल पहले ठीक करो, अपना लेवल पहले सुधारो, आज तक देखते हो, बात मत करो हमसे, जाओ ऐसे, वो ऐसी बात करेंगे। अगर आपने गलती से कहा कि पांचजन्य में एक रिपोर्ट छपी है इस बार, पांचजन्य पढ़ते हो तुम, जाओ तुम अस्पृश्य हो, जाओ भागो जाओ। पांचजन्य जानते क्या होता है? आरएसएस का मुखपत्र है। मुखपत्र क्या होता है? मुंह पे चिट्ठी, मतलब उनका मुख्य अखबार, जिस अखबार में वो अपनी बात लिखते हैं उसको मुखपत्र कहते हैं। अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर, हिंदी में पांचजन्य। तो पांचजन्य जो है वो आरएसएस का पत्र है। स्वाभाविक है कि उसकी रिपोर्टिंग आरएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, स्वाभाविक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी रिपोर्ट्स हमेशा तथ्यात्मक रूप से गलत होंगी, कुछ रिपोर्ट्स तथ्यात्मक रूप से ठीक हो सकती है। स्पेशली अगर किसी लेख में ऑथेंटिक रिपोर्ट्स का हवाला दे रखा है, आप उन रिपोर्ट्स को तो खारिज नहीं कर सकते ना। और यदि दिक्कत है उस रिपोर्ट को मैच कर लीजिए इंटरनेट से कि रिपोर्ट वैसा तो नहीं गलत पेश कर दी हो। लेकिन जब कोई किसी लेफ्ट मैगजीन को या राइटेस्ट मैगजीन को सिर्फ इसलिए खारिज कर दे कि यार नहीं ये होता ही ऐसे है, हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको बोलते हैं बायस्ड एसिमिलेशन। मैं सामने वाले की विश्वसनीयता को ही स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैंने इसको सुन लिया, पढ़ लिया, तो हो सकता है मेरा एटीट्यूड चेंज होने लगे और मैं इस एटीट्यूड का चेंज होना बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगा। ये चौथी स्थिति है। और पांचवी स्थिति जिसमें ये प्रोसेस फेल हो जाता है, एटीट्यूड चेंज करने का प्रोसेस, को बोलते हैं अभिवृत्ति टीका। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं इसको समझने के लिए कई बार एक एग्जांपल दिमाग में रखता हूं, और वो ये है कि जिन लोगों ने अमेरिका में उस WTC को तोड़ा था हवाई जहाज से, 16 लोग थे जो 3 या 4 हवाई जहाजों में उड़े, और उन्होंने उस हवाई जहाज के फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है समझने का, मतलब एक बात तो मैं ये भी सोचता हूं कि इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। हम कहते हैं कि आतंकवादी बहुत कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, सब कहना ठीक लगता है, कहना भी चाहिए। सच ये नहीं है, बड़ी हिम्मत चाहिए। कल्पना कीजिए कोई आपसे कहे कि हवाई जहाज उड़ाना है, जिस हवाई जहाज में बैठे उड़ा रहे हैं उसे बिल्डिंग में घुसा देना है। 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाई जहाज को उड़ाते हुए एक बिल्डिंग में घुसा देना है, और आप ड्राइव कर रहे हैं, सबसे आगे आप बैठे हैं, सबसे पहले मौत उसी की होगी जो ड्राइव कर रहा होगा। एक सेकंड के 1000वें हिस्से परखच्चे उड़ जाएंगे। इसके लिए हिम्मत चाहिए, कायरता चाहिए, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगर डाउट होना, एक काम करना, साइकिल उठाना, साइकिल तेज चला के दीवार में मारना सामने, सिर्फ साइकिल। साइकिल की स्पीड मुश्किल से 25-30 तक आप लेके जा पाएंगे, उससे ऊपर तो नहीं कर पाएंगे आमतौर पे। 30 की स्पीड पे साइकिल को सभी दीवार में मारना है। जनरली कुछ होगा नहीं, केवल जोर से झटका लगेगा, थोड़ा तेज हुआ तो एक बार धम से वहां जाके थोड़ा सिर फूटेगा, ज़्यादा खास नहीं होगा, मतलब कोई मरेगा नहीं उससे, तो बहुत होगा, गुमटी निकल जाएगी और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा निशान आ जाएगा और क्या होगा इसके अलावा।
तो आज ट्राई करना और सोचना कि साहस चाहिए या इसके लिए या कायरता चाहिए। साइकिल तो कोई दे देगा, किसी से मांग लेना। मोटरसाइकिल, अरे बाइक तो है ही आप लोगों के पास, बाइक कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा कोई बात नहीं है ना, तो एक काम करना, भाग के जाना नाले की तरफ और रुकना मत, ठीक है। साइकिल भी नहीं चाहिए और आसान, सामने दीवार है, भाग के जाइए, ब्रेक मत लगाइए, और सिंपल है। साइकिल भी क्यों चाहिए, बिना साइकिल के जाओ। फिर ये सोचना कि कोई आदमी हवाई जहाज बैठ के बिल्डिंग में घुसा रहा है, तो उसके लिए कायरता चाहिए कि साहस चाहिए। ये तो एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वो व्यक्ति अलग अलग देशों से, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भूमिका में हमारा प्यारा पड़ोसी देश रहता ही है ऐसे मामलों में, पाकिस्तान, ऐसे सभी व्यक्तियों की जो पढ़ाई लिखाई होती है वहीं होती है, वहीं वो इतने महान बनते हैं, फिर जाते हैं अलग अलग देशों में। तो ये लोग करीब 2 साल पहले अमेरिका पहुंचे अलग अलग देशों से, एक जॉइंट ऑपरेशन था। 2 साल अमेरिका में रहे, 2 साल तक नफरत को सिंचित रखा या संचित रखा और फिर हमला किया। मैं ये सोचता हूँ कि जैसे इनको कहा गया होगा अमेरिका ऐसा देश है वैसा देश है, जैसे भारत के बारे में भी ऐसा होता है ना, कोई आतंकवादी आया, भारत ये देश है वो देश है, यहाँ आ गया 6 महीने के लिए और 6 महीने बाद ऑपरेशन करना है। उस 6 महीने में या उस 1 साल में वो भारत के लोगों से मिलता ही होगा, सिचुएशन देखता ही होगा। वो भी अमेरिका में देखते ही होंगे कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है वहां पर, आज़ादी कैसे काम करती है, इंडिविजुअल फ्रीडम का क्या लेवल है, संविधान कैसे काम करता है। 2 साल तक उन व्यक्तियों का दिमाग चेंज क्यों नहीं हुआ? उनका ये एटीट्यूड कि अमेरिका गंदा देश है 2 साल अमेरिका में रहने के बावजूद चेंज क्यों नहीं हुआ? और क्यों उसके बाद भी उन्होंने उस देश के 4-5 हज़ार लोगों की हत्या कर दी? ये कैसे होता है? इसका तरीका सोशल साइकोलॉजी में माना गया है एटीट्यूड इनोक्यूलेशन। इसका मतलब अभिवृत्ति की वैक्सीन लगा दो। और आपको अच्छे से पता है कि वैक्सीन का सिद्धांत क्या होता है। मेडिकल साइंस दरअसल इलाज नहीं करती है, वो हमारे शरीर के सिस्टम्स को हमारे शरीर पे अप्लाई कर देती है। हमारे शरीर का सिस्टम ये है कि जब कोई एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटीबॉडीज उस एंटीजन को मैनेज कर लेंगे। और यदि कोई एंटीजन बहुत एग्रेसिव किस्म का आ गया कि जब तक एंटीबॉडीज बनती उससे पहले ही एंटीजन ने काम तमाम कर दिया, तो हम मर जाते हैं। कितना सिंपल मैकेनिज्म उस वैज्ञानिक का रहा होगा जिसने कहा कि अरे यार बचाना है ना, कुछ मत करो। जिस जिस बीमारी से लोग मरते हैं उस बीमारी की हल्की सी डोज पहले दे दो, इतना ही करना है बस। जो बीमारी हमें हो सकती है, बच्चों को हो सकती है, जैसे पोलियो हो सकता है, उसकी हल्की सी डोज जिसका असर इतना ना पड़ जाए कि दिक्कत हो जाए, वो दे दो। एंटीजन्स मिल गए, एंटीबॉडीज तैयार हो गई। अब अगली बार जब भी अटैक होगा एंटीबॉडीज पहले से तैयार हैं और वो उसको तुरंत हमला करके खत्म कर देंगे। इसी कंसेप्ट से वैक्सीनेशन शुरू हुआ और वैक्सीनेशन मेडिकल साइंस से सबसे सफल प्रयोगों में से एक है अब तक के। इसको साइकोलॉजी में लेके आ जाइए। हमने 16 व्यक्तियों को तैयार किया अमेरिका में जाके हमला करने के लिए। और ये जो मैं हमने कह रहा हूँ ना, इससे मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैंने तैयार नहीं किया था, है ना। कहीं आपके लो जी प्रमाण मिल गया, अब तो साबित हो गया, है ना। तो उन लोगों ने 16 ऐसे व्यक्ति को तैयार किया जो अमेरिका में जाएंगे, वहाँ हवाई जहाज चलाना सीखेंगे, उड़ाना सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, योजना बनाएंगे, चीजें इकट्ठी करेंगे और हमला करेंगे। उनको पता था कि ये लोग 2 साल वहाँ रहेंगे तो 2 साल में इनका दिमाग चेंज हो सकता है। किसी का दिमाग चेंज ना हो जाए इसका सिंपल तरीका है कि वहां उनको जो विचार मिलेंगे उन विचारों की हल्की सी डोज पहले देके रख दो, लाइट डोज। ये कैसे होगी? जैसे कोई भारत आ रहा है आतंकवादी, मान लीजिए पाकिस्तान से, उसे वहां पर जो ब्रेन वॉश करने वाले शिविर हैं, वहां सिखाया गया कि भारत के लोग बड़े गंदे होते हैं, मुसलमानों की ऐसी हालत है, इतना मारते हैं मुसलमानों को वहां पर, हिंदुओं का राज्य है, वो तो क्या है, दारुल हरब है, क्या होता है, यही होता है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ, वो सारे काफिर रहते हैं। अरे अल्लाह ने कहा है हिंदुस्तान को खत्म कर दोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगे जन्नत में, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा, ऐसा ऐसा कह के उस बच्चे का दिमाग खराब कर दिया। और वो बच्चा कसाब नाम का बंदूक लेके आ गया कि चलो अल्लाह की हुकूमत को कायम करना है और काफिरों से मुक्त करवाना है। अब ये जो आए, ये तो आए एक ही रात को आए, धन गोलियां मारी, गोली खाए, मर गए, खत्म हो गए। एक फंस गया जेल में, वो बाद में मर गया। पर जो आते हैं इस तरह से कि 6 महीने पहले तैयारी भी करनी है। मान लीजिए किसी इलाके में रहे, जब संसद पे हमला हुआ ना, तो संसद के हमलावर आमतौर पर गांधी विहार में रहे थे, कुछ मुखर्जी नगर, कुछ गांधी विहार, कुछ क्रिश्चियन कॉलोनी, यही 3 इलाके थे। और कई महीने रहे वो लोग यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रहने वाले सब लोग ऐसे होते हैं, है ना, आप चिंता ना करें। तो मान लीजिए कि वो आए और किसी स्थान पर रहने लगे, सुना था कि मुसलमानों की हालत, और कहीं सामान खरीदने गए, सब्जी खरीदने गए, सब्जी बेचने वाला मुसलमान है। उससे पूछा, भाई ठीक है यहाँ माहौल? कुछ बोलते, मैं कन्याकुमारी से आया हूँ या बिहार से आया हूँ, यहाँ मुसलमानों की हालत ठीक रहती है भाई, मैं भी तुम्हारी कौम का ही हूँ। और वो कह रहा है, अरे हुजूर यहाँ सब ठीक रहता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, टमाटर सबके लिए जैसा है, खाओ ना तुम, मस्त रहो। अरे सही से बता, अरे सही बता, एकदम ठीक है। उस ट्रेनिंग कैंप वाले को पता है कि ये हो सकता है भारत में, और अगर ये हो गया तो ये हमला करेगा नहीं, फिर दिमाग घूम जाएगा। तो पहले क्या सिखाएंगे, देखो हिंदुस्तान के मुसलमान इतने डरे हुए हैं कि खुल के बोल भी नहीं सकते क्या हालत है। किसी से पूछोगे ना, बोलेंगे सब ठीक है, इतना खौफ है। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, केजरीवाल ने लगा दिए, और वो चेक करते हैं कि हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। अगर कोई उदास होकर भी बोले कि सब ठीक है, उसे गोली मार देते हैं। हंस के बोलना होता है कि सब ठीक चल रहा है। इतने मजबूर हैं हमारे भाई लोग वहां पर, इसलिए तुमको भेज रहे हैं। अल्लाह ने भेजा है कि तुम जाओगे तब मुक्ति होगी। करोगे काम? हाँ मैं करूंगा, अल्लाह के लिए क्यों नहीं करूंगा। अब वो आया, मिल गया मुसलमान सब्जी वाला, उससे पूछा, भाई यहाँ सब ठीक है वगैरह? अरे यहाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यही बताया था, डरा हुआ है बहुत। क्या चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ। क्या चिंता किस बात की, टमाटर लो जाओ, चिंता किस बात की? क्या नहीं, मैं समझ रहा हूँ यार, तुम चिंता ना करो।
सारे भाइयों की मुक्ति मैं ही करवाऊंगा। कह रहा है भाई के ताऊ टिंडा ले, जो लेना है ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा नहीं नहीं ठीक है। गया रूम पे, डायरी में लिखा, इतने डरे हुए कौम तो पहली बार देखी है। इतना डरे हैं कि हंस हंस के कहते हैं कि हम ठीक हैं। और ये क्यों हो रहा है? टीका पहले लगवा के आया है, एंटीबॉडीज पहले तैयार है, कितना ही विचार दे लीजिए एंटीबॉडीज पहले से तैयार है उसके अंदर, असर ही नहीं पड़ेगा। और इसलिए जो खतरनाक थिंक टैंक होते हैं अपने कार्डर्स को या कैडर्स को पहले से एटीट्यूड इनोक्यूलेशन की स्थिति में ले जाते हैं ताकि उनका एटीट्यूड को चेंज कर ना सके। समझिए कहानी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एटीट्यूड्स का हमारे विचारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं जो कहना चाह रहा था, हमारे विचार बदलेंगे या नहीं ये इस बात से तय होता है कि हमारे एटीट्यूड्स कैसे हैं। और ये 3 स्थितियां ऐसी हैं जो हमारे एटीट्यूड्स की वजह से नए विचारों को स्वीकार करने से ही खारिज कर देती हैं। यदि कोई व्यक्ति फॉर वार्निंग की सिचुएशन में है, या कम से कम 2 तो मुख्य रूप से हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड को लेकर इतना आग्रहशील है या आग्रही है कि वो विरोधी बातों को लेकर सिलेक्टिव अवॉइडेंस या बायस एसिमुलेशन की स्टेज में चला गया है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए नए विचारों से, नए विचार उस तक पहुंचेंगे ही नहीं। और इसलिए कोई व्यक्ति नए विचारों को सुनने समझने की ताकत रखता है या नहीं, ये भी काफी हद तक उसके एटीट्यूड से तय होता है। कुछ बुझाया कि बुझ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहा है ना? ठीक है। समझ नहीं तो क्या करना है? ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? बाकी बात ठीक है। चलिए, एटीट्यूड चेंज, अभिवृत्ति का परिवर्तन। तो नया टॉपिक है अभिवृत्तियों में कैसे परिवर्तन होता है, यानी चेंज इन एटीट्यूड्स। और यूपीएससी का ज्यादा फोकस इसी पे है कि जो लोग सिविल सर्वेंट्स बने, यदि उनके एटीट्यूड्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कैसे करेंगे, इसको लेकर उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। तो सबसे पहली बात यह कि एटीट्यूड का चेंज संभव है या नहीं। मुश्किल है पर संभव है। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना है अभिवृत्तियों के बारे में। अभिवृत्तियों का परिवर्तन मुश्किल है पर संभव है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि एटीट्यूड्स आमतौर पर स्टेबल होते हैं। आमतौर पर जो एटीट्यूड्स बन जाते हैं हमारे, वो जीवन भर बने रहते हैं। किसी किसी को ऐसा मौका मिलता है, ऐसी स्थितियां मिलती है कि उसमें चेंज ला सके। तो सबसे पहला बिंदु, एटीट्यूड का चेंज होना आसान नहीं है, लेकिन हाँ संभव है। तो यदि कोई आपसे पूछे कौन से एटीट्यूड्स या कौन सी अभिवृत्तियों का बदलना आसान है, कौन सी अभिवृत्तियां बदलना, अगर मैं इसके ही 2 हिस्से कर दूं, एक तरफ आसान, एक तरफ मुश्किल। आसान तो मतलब कोई भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली किन में थोड़ा आसानी से परिवर्तन हो सकता है। तो वही जो कुछ समय पहले हमने बात की थी, वही बात फिर से कर लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एटीट्यूड ऐसा जो बायोलॉजिकली जेनेटिक आधार पे बना हुआ है, उसका बदलना आसान है मुश्किल है? तो मुश्किल में एक लिख लीजिए, बायोलॉजिकल, यानी एज से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ एटीट्यूड है, उसको बदलना आसान काम नहीं है। दूसरा, अगर उसका लिंक जेनेटिक है तो भी उसे बदलना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, यदि कोई एटीट्यूड डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बना हुआ है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो इसका बदलना आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, सीधी सी बात है। मुश्किल में लिखा है तो मुश्किल ही होगा। ठीक। जो एटीट्यूड बहुत लंबे समय से आपका है और जो अभी हाल ही में बना है, इनमें से किसका बदलना आसान काम है और कौन सा मुश्किल है? जो लंबे समय से है। तो लंबे समय से जो एटीट्यूड चला रहा है उसको बदलना भी मुश्किल है। जितना दीर्घकाल है एटीट्यूड के, उसको बदलने में दिक्कत हमेशा ज्यादा आएगी। जिस एटीट्यूड से आपके जीवन को फायदा मिलता है, लाभ देने वाला एटीट्यूड, एक एटीट्यूड है उससे आपको फायदा होता है जीवन में, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी फायदा हो, और लगातार फायदा हो रहा है उस एटीट्यूड से आपको, तो उस व्यक्ति के उस एटीट्यूड को बदलना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा, है ना। लाभकारी कह ले, दूसरी भाषा में महत्वपूर्ण, किसी भी वजह से अगर वो जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका में है तो बदलना मुश्किल होगा। और एक अंतिम बात, हमारे बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं। एटीट्यूड्स के बीच में सुसंगति का होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। और यदि सुसंगति नहीं है, देखिए सुसंगति के 2 मतलब हैं यहां पर, ये बात शायद कल आएगी आपके सामने या परसों आएगी। कंसिस्टेंसी आपके एटीट्यूड्स को लेकर जब सवाल आएगा, 2 है। पहला, आपके विभिन्न एटीट्यूड्स आपस में सुसंगत हैं या नहीं। दूसरा, आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर में सुसंगति है या नहीं। यदि इनमें से कहीं संगति नहीं है और आपको इस बात का अनुमान है कि संगति नहीं है, इस अवस्था का नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब प्रश्नों में एक प्रश्न लिखवाया था कि संज्ञानात्मक असंगति क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, इससे क्या प्रभाव होते हैं। इसके बाद वही टॉपिक आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके एटीट्यूड में संगति नहीं है ना, तो लोग सवाल पूछेंगे, आप लज्जित हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए, मैं तो सुश्री मायावती का बड़ा सम्मान करता हूँ। ऐसा कोई भी नेता जो कठिन परिस्थितियों से निकल के सामने आया, मैं तो उसका सम्मान करता हूँ। पार्टी से मतलब हो ना हो, मुझे नेताओं में बड़े गुण नजर आते हैं और उसमें मुझे इनमें भी नजर आते हैं।
वोट नहीं देता हूं, अलग बात है, लेकिन हाँ सम्मान करता हूं। तो मैं आपको अभी एक खास बात समझाना चाह रहा हूं कि सुश्री मायावती की पॉलिटिक्स का पूरा आधार क्या है। आप में से कितने लोग बीएसपी के समर्थक हैं? हाथ खड़ा कर जरा, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा। हाँ, एक दो सपा से हो, लेकिन घर वाले बसपा से हैं, तो मतलब ठीक है, मतलब मैनेज हो जाता है, चलिए बढ़िया। तो बीएसपी या सुश्री मायावती की पूरी पॉलिटिक्स का बेस एक ही है कि एक वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ, वो गलत है, और जिसके साथ भेदभाव हुआ उसे मुख्य धारा में होने का हक है, बराबरी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। ये तर्क अपने आप में सही भी है। अगर समाज का वंचित वर्ग समानता हासिल करने के लिए पॉलिटिकल मूवमेंट करता है, पॉलिटिकली मोबिलाइज होता है, वोट के माध्यम से सत्ता हासिल करता है और सत्ता में आके ऐसे नियम बनाए जो सबके लिए बराबर हैं, इससे अच्छा लोकतंत्र का फायदा क्या हो सकता है? ठीक बात है। लेकिन जिस समय सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी पहली बार, जब ताकत आई, केंद्र में भी रही कुछ समय, उस समय की एक पार्टी की मीटिंग का फोटो मैंने देखा और उस पर खूब हल्ला भी मचा। ये बात करीब 15 साल पहले की होगी, शायद 15-20 साल पहले की। तो पार्टी की मीटिंग चल रही है, बसपा की सारे सांसद आए हुए हैं, सारे विधायक आए हुए हैं, और उस मीटिंग वाले स्थान पर केवल एक कुर्सी है और उस पर बैठी है सुश्री मायावती। बाकी सारे सांसद बैठे जमीन पर लाइन से। और तब एक बहुत रोचक सवाल उठा कि जो समुदाय हजारों साल से इस स्थिति में था और इसी स्थिति से निकलने के लिए जिसने एक आंदोलन किया, उसी समुदाय का नेता जब अच्छी स्थिति में आया, उसने अपने समुदाय के ही नेताओं के साथ वही व्यवहार क्यों किया? और यदि उसके बाद भी वही होना है, तो फिर सामाजिक परिवर्तन को कैसे मान लें कि ठीक हुआ? कुछ तो कमी रहेगी। इसका मतलब इसको बोलते हैं कि एटीट्यूड्स के मामले में कोहेरेंस की कमी है, या एटीट्यूड और बिहेवियर में कोहेरेंस की कमी है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव की पार्टी सपा, लालू प्रसाद की पार्टी राजद, तो ये सपा, ये राजद हो गई, और शरद यादव नीतीश कुमार की पार्टी कौन सी? जेडीयू, जदयू है ना, जदयू हो गई। 3 पार्टियां, ये तीनों पार्टियां सामाजिक न्याय के पक्ष में बात करती हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। ओबीसी जातियों के पक्ष में आंदोलन ज्यादा किया तीनों पार्टियों ने, ठीक है, क्योंकि मध्यवर्ती जाति हैं, उनके अधिकार कम थे, अधिकार का झगड़ा है तो पॉलिटिकल मूवमेंट होना ही चाहिए। पर इन तीनों पार्टियों ने महिलाओं के आरक्षण का विरोध किया संसद में। अगर आप एक वंचित वर्ग के खिलाफ हुए व्यवहार के विरुद्ध लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरे वर्ग के विरुद्ध हो रहे अन्याय के खिलाफ जो बिल आया, उस बिल पर आपकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी? इसका जवाब क्या होगा? इसका मतलब हमारे सारे एटीट्यूड्स आपस में सुसंगत नहीं होते हैं। कायदे से जो एक वंचना का शिकार है, वो दूसरे प्रकार के वंचित व्यक्ति का समर्थन करेगा कि भाई हमने भी झेला है, आपने भी झेला है, तो हम गाढ़े के साथी हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे जहां तक आपके सपोर्ट से हमें नुकसान ना हो रहा हो। आप हमारा कीजिए जब तक हमारे सपोर्ट से आपका नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन मॉरली हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यही पॉलिसी होनी चाहिए, ये फिलॉसफी होनी चाहिए, पर नहीं दिखती है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स में कोहेरेंस है, एक ये 5 एटीट्यूड्स हैं, पांचों आपस में सुसंगत हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, तो सुसंगत एटीट्यूड में बदलाव करना मुश्किल होगा। और यदि कोई एटीट्यूड बाकी एटीट्यूड से असंगत है, इनकोहेरेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसको बदलना आसान होगा। आप ये बात समझ पा रहे हैं? हमारे विभिन्न एटीट्यूड्स में अगर सुसंगति है तो उनमें से किसी एक को बदलना मुश्किल होगा, लेकिन यदि 5 सुसंगत हैं, एक इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, हर मामले में आप इधर की बात कर रहे हैं, इस मामले में उल्टी बात कर रहे हैं, इस एटीट्यूड को घेर के बदलना आसान काम है। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि जो कोहेरेंट एटीट्यूड है उनमें से किसी को चेंज कर देंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अब इसका रिवर्स, कौन से एटीट्यूड को चेंज करना आसान है? जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से बने हैं, ठीक है ना, जो अल्प अवधि वाले हैं, यानी बहुत लंबे समय से आप उनके आदी नहीं है, कुछ ही समय पहले बने थे। तीसरा, आपके जीवन में कोई खास महत्व नहीं रखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि उनसे कोई लाभ नहीं मिलता आपको, बस है तो है, कोई लाभ नहीं मिल रहा खास, लाभ मिले तो आप सोचे भी। और अगली बात है कि जो आपके बाकी एटीट्यूड से असंगत या पृथक हैं, उन सबको बदलना आसान काम है, उनको बदलना मुश्किल काम नहीं है। यहां तक की कहानी स्पष्ट है आप लोगों को एकदम? तो सबसे पहला सवाल कोई पूछे, क्या अभिवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की अभिवृत्तियों को बदलना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान होता है? जवाब दे देंगे पूरा? ठीक है। अब देखिए, अभिवृत्ति परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? एटीट्यूड चेंज के टाइप्स क्या क्या हैं? 2 प्रकार का चेंज होता है। एक को बोलते हैं सुसंगत परिवर्तन और एक को बोलते हैं असंगत परिवर्तन। सुसंगत के लिए अंग्रेजी शब्द है कॉन्ग्रुएंट चेंजेस, दूसरा है इनकॉन्ग्रुएंट। तो चेंजेस 2 प्रकार के हैं, कॉन्ग्रुएंट और इनकॉन्ग्रुएंट। ये कंगारू से नहीं बना है, कहीं सोचे कंगारू जैसी फीलिंग आ रही है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सुसंगत या संगत, इनकॉन्ग्रुएंट चेंज को बोलते हैं असंगत परिवर्तन। ठीक, संगत परिवर्तन का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि एटीट्यूड या तो हमारा सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। मतलब आमतौर पर कभी कभी सकारात्मक प्लस नकारात्मक भी होता है, जिसको एम्बिवेलेंट यानी कि उभयनिष्ठ अभिवृत्ति कहते हैं। जनरली सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। तो एक तो चेंज ये हो सकता है कि जो सकारात्मक है यानी कि प्लस है, वो बढ़ के डबल प्लस हो जाए। प्रतीक समझ रहे हैं इसका? सकारात्मक था और सकारात्मक हो गया, यानी मात्रा और बढ़ गई, इंटेंसिटी और बढ़ गई। करेला अच्छा लगता था, अब उसके बिना जिया ही नहीं जाता है।
करेला ही खाना है रोज, गली गली में ढूंढ रहे करेला कहाँ मिलेगा। तो यदि ऐसा है तो ये क्या हो गया, प्लस से डबल प्लस हो गया, यानी सकारात्मकता जितनी थी उससे ज्यादा और बढ़ गई है। दूसरा हो सकता है कि नकारात्मक था, अब डबल नकारात्मक हो गया। पहले किसी को देखे घिन आती थी, अब उल्टी भी आने लगी है। जैसे दूर से देखा वही शुरू कार्यक्रम उल्टी करना, इतनी नफरत हो गई किसी को देखकर। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पहले भी था, उसका मुंह देख के दिन खराब होता था, अब तो मुंह देख के सड़क भी खराब हो जाती है। तो नकारात्मक से सुपर सुपर नकारात्मक हो गया। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट के दो प्रकार हो गए, प्लस से डबल प्लस, माइनस से डबल माइनस हो गया। इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि प्लस से माइनस हो जाए, यानी कि सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए। या तो पसंद करते थे, बाद में नाराज हो गए, नफरत हो गई। पहले था कि तेरे बिना जी नहीं सकता, अब क्या तुझे मार दूंगा जान से, गाड़ दूंगा जमीन में, फेंक दूंगा नाले में, तुझे तेरी गर्दन तैरती हुई मिलेगी। जब ये सब होने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एटीट्यूड सकारात्मक से घोर नकारात्मक हो गया है। और इसका उल्टा क्या होता है कि नकारात्मक था, वहां से हो गया सकारात्मक। कुछ भी हो सकता है, कोई चीज आपको, जैसे नॉनवेज नहीं खाते थे, नफरत थी, एक बार किसी ने प्यार से कहा मुझसे प्यार नहीं करते, खाओ ना, और आपने खा लिया पहली बार में कि तेरे लिए मैं मुर्गा क्या, तेरे लिए मैं गधा खा जाऊं, मुर्गा क्या चीज है, तो बोल तो सही। और किसी ने कहा तो मुर्गा खा लिया और खाया तो लगा बड़ी सही चीज है। तो उसके बाद जिसने कहा था वो जीवन में नहीं है, मुर्गा चल रहा है उसके बाद भी। आप लोग हंसी मजाक के साथ समझ तो रहे ना कंसेप्ट। हंसी मजाक अपनी जगह, कंसेप्ट समझना जरूरी है। मेन बात हमेशा ध्यान रखना, मेन बात पढ़ाई है ना, बाकी सब सहायक बातें। तो 4 तरह के चेंजेस हैं, सकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक, नकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक। ये दोनों कौन से हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। यदि सकारात्मक से नकारात्मक हो जाए या नकारात्मक से सकारात्मक हो जाए तो ये इनकॉन्ग्रुएंट यानी कि असंगत हैं। और आज यहीं रुकते हैं।